हेलो दोस्तों, मॉस्को के अंदर कैपिटल सिटी के बीच एक कार ब्लास्ट होता है और उसमें रशिया के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल मारे जाते हैं। ये नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, ये एक प्लान्ड असैसिनेशन जैसा लगता है। जी हाँ, 22 दिसंबर 2025 को मॉस्को के सदर्न पार्ट में ना एक कार बॉम्ब ब्लास्ट एक्सप्लोजन हुआ है, जिसमें रशिया के लेफ्टिनेंट जनरल फैनिल सरवारोव की मौत हो जाती है। रशियन अथॉरिटीज ने इस इंसिडेंट को टारगेटेड किलिंग के तौर पर ट्रीट किया है। अब सवाल ये है कि एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्ब कार के नीचे प्लांट किया गया था। जैसे ही सरवारोव व्हीकल में बैठते हैं, अपनी कार में बैठकर ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, अचानक कार ब्लास्ट हो जाती है। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि गाड़ी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि गाड़ी के अंदर के आदमी की क्या हालत होगी। अब यहाँ पर रशियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक्टिव हो जाती है। यहाँ पर रशियन इन्वेस्टिगेटिव कमिटी के ऑफिशियल्स ने कहा है कि इस अटैक के ओरिजिन को लेकर अभी हमारे पास ना मल्टीपल थ्योरीज पे काम हो रहा है। ठीक है, उन्होंने ओपनली ये भी ऐड किया कि एक थ्योरी ये है कि इस क्राइम के पीछे यूक्रेनियन सिक्योरिटी एजेंसीज हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर रशिया बहुत ज्यादा कंसर्न यूक्रेन के ऊपर लेकर चल रहा है। यहाँ पर इंसिडेंट के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है। हालांकि इस स्टेज पर ना इन्वेस्टिगेशन अभी के लिए चल रही है और कोई फाइनल कंक्लूजन अनाउंस नहीं किया गया है। अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि ये रशिया का लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, सार्वरोव, फैनिल सार्वरोव, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है रशिया के लिए। देखिए, फैनिल सार्वरोव कोई नॉर्मल ऑफिसर नहीं थे। ठीक है, उनका मिलिट्री करियर काफ़ी एक्सटेंसिव और एग्रेसिव ऑपरेशन से भरा हुआ था। ठीक है, उन्होंने रशिया की तरफ से जॉर्जिया, चेचनिया, सीरिया और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में, इन्वेजन में एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया था। हाई स्किल्ड ऑफिसर थे ये, बहुत ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस था मिलिट्री के मामले में। तो इनको उड़ाना ना किसी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद था। और यहाँ पर इनको बहुत सारे सर्विसेज के लिए कुछ रशिया के हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशंस भी मिले थे, जैसे कि ऑर्डर ऑफ करेज हो गया, सुवोरोव मेडल हो गया, ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द फादरलैंड हो गया। ये अवार्ड सिर्फ उन ऑफिसर्स को मिलते हैं जो फ्रंट लाइन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस में एक्सेप्शनल रोल प्ले करते हैं, और ये अवार्ड इनको मिला था। अभी ये जो किलिंग है ना, ये इतना मैटर क्यों करती है? इस असैसिनेशन का इम्पैक्ट बहुत गहरा है दोस्तों। ठीक है, मॉस्को जैसे हाई सिक्योरिटी सिटी के अंदर अटैक होना, देखिए ये ईरान नहीं है, ये तेहरान नहीं है, ये रशिया का मॉस्को है, जहां पर हाई सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। स्पेशली जब से वैगनर ग्रुप ने मॉस्को को घेरा था ना, तब से मॉस्को की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पर रहती है। तो ऐसे सिटी में एक हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर को बॉम्ब ब्लास्ट कर उड़ाना, ये कोई आम बात नहीं है, ये एक सीरियस कंसर्न है। ये एक सीरियस इंटेलिजेंट फेलियर का सिग्नल देता है। अगर यूक्रेनियन सिक्योरिटी एजेंसीज का एंगल यहाँ पर कंफर्म होता है ना, तो पुतिन रशिया यूक्रेन वॉर को बहुत ज्यादा लंबा खींचेंगे, हैवी बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और पुतिन यहाँ पर खामोश बैठने वाले नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ना कहीं ऐसे अटैक्स फ्यूचर में रिटेलिएशन और एस्केलेशन को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर ना मैं ये बात अलग से कहना चाहूँगा कि अगर आप डॉट टू डॉट कनेक्ट करोगे तो ये अटैक इजराइल स्टाइल प्रिसीजन स्ट्राइक जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में ना दोस्तों हमने देखा कि हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को कार बॉम्बिंग के जरिए ही खत्म किया जाता है। मोसाद टाइप इंटेलिजेंस ऑपरेशन का ये एक बहुत बड़ा कारनामा भी है। सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ईरान की जो टॉप मिलिट्री कमांडर थे जनरल कासिम सुलेमानी, जिन्हें कार के अंदर ब्लास्ट करवा कर खत्म कर दिया गया था। ठीक है, आज जो हमने पैटर्न देखा है ना मॉस्को में, ये मिलता जुलता है। ठीक है, सेम प्रिसीजन है, सेम टाइमिंग है, सेम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। हालांकि कासिम सुलेमानी को ड्रोन के जरिए उड़ाया गया, इन्हें बॉम्ब रखकर उड़ाया गया कार के अंदर। तो मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये इजराइल ने किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका रोल हो सकता है, हाइपोथेटिकल स्पीकिंग। क्योंकि अगेन देखो, डोनाल्ड ट्रम्प ज़्यादा यूरोप में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी यूक्रेन को यहाँ पर फंडिंग मिल रही है। ठीक है, हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन में अगर करूँ तो वॉशिंगटन के अंदर ना स्ट्रॉन्ग प्रो यूक्रेनियन प्रेशर ग्रुप्स अभी भी एक्टिव है, जो चाहते हैं कि जेलेंस्की की गवर्नमेंट सर्वाइव करे। और यहाँ पर एक और सेंसिटिव बात यह है कि आज के टाइम अमेरिका में सबसे ज़्यादा हैवी लॉबिंग अगर है तो वो जेविश लॉबी है। ठीक है, यहूदी की लॉबिंग है, और व्लादिमीर जेलेंस्की जेविश बैकग्राउंड से है, ये यहूदी है। तो आप समझ सकते हैं कि
कहीं ना कहीं यहाँ पर मोसाद इन्वॉल्व हो रहा है रशिया के खिलाफ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से रशिया और इजराइल की कुछ ज़्यादा जम नहीं रही ईरान को लेकर, सीरिया को लेकर, लेबनान को लेकर। और अलग से व्लादिमीर पुतिन खुद चाहते हैं कि यूक्रेन में जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इलेक्शन का मतलब जेलेंस्की की पोजीशन अनस्टेबल हो सकती है, जेलेंस्की की जगह कोई और लीडर आ सकता है। लेकिन यूरोप नहीं चाहता कि जेलेंस्की यहाँ से हटे। डॉट टू डॉट कनेक्ट कर लो यहाँ पर, तो कई सारी चीज़ें ऐसे होती है जो वहाँ जाकर लिंक करती है। रशिया के साथ वही हो रहा है जो ईरान के साथ हुआ था, और इसका जो मास्टरमाइंड है ना, जो रशिया के साथ हुआ है और ईरान के साथ हुआ है, वो एक ही देश की तरफ इशारा करता है, एक ही ग्रुप की तरफ इशारा करता है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।